नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने आज सरकार पर वार किया है। बस अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने कहा कि लगातार जीडीपी बढ़ रही है, यानी कि गैस, डीजल और पेट्रोल। दरअसल एलपीजी सिलेंडर और महंगा हो गया है। महीने के पहले ही दिन लोगों को झटका लगा है। आज से गैर सब्सिडी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 884 रुपए 50 पैसे हो गया है। इससे पहले 18 अगस्त को सिलेंडर का दाम 25 रुपए बढ़ा था। 1 जनवरी से लेकर आज तक इन 8 महीनों में सिलेंडर की कीमत में कुल 190 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसी साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर ही नहीं बल्कि 19 किलो वाला जो कमर्शियल सिलेंडर होता है वो भी अब 75 रुपए महंगा हो गया है। और इसी को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार जीडीपी बढ़ने का दावा कर रही है, लेकिन इस जीडीपी का मतलब है कि गैस, पेट्रोल और डीजल। उन्होंने कहा कि इस जीडीपी से सरकार ने 23 लाख करोड़ की कमाई की है। डिमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका यह कंफ्यूजन है। 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है, ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को यह पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? जो हिंदुस्तान के एसेट्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, उनको बेचा जा रहा है, डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, नोटबंदी की जा रही है, जीएसटी आपसे पैसा छीना जा रहा है, किसानों के 3 कानून बने हैं, वहां से आपका पैसा छीना जा रहा है। तो ये जा कहां रहा है? आपके पास नहीं आ रहा, आपके जेब में तो नहीं जा रहा। तो हिंदुस्तान के युवाओं को, जनता को यह सवाल पूछना पड़ेगा कि ये जा कहां रहा है, किसको मिल रहा है ये सब पैसा? मोदी जी ने पहले कहा था मैं डिमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं। तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डिमोनेटाइजेशन किसका? क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा, और डिमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। तो मैंने ये आपके लिए, मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है। देखिए, डिमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं, उनको आप 4-5 कह दीजिए, उनको आप हम 2 हमारे 2 कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफर हो रहा है। और लगातार जो एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं उसका सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है, क्योंकि रसोई गैस अगर महंगी होती है तो फिर आम आदमी का बजट तो बिगड़ता ही है, और एलपीजी के महंगे होने से तमाम चीजों पर इसका असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी फिक्र की बात यह भी है कि बहुत बड़ी तादाद में वो तमाम लोग हैं जो कि उज्ज्वला स्कीम के तहत सीधे जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास पाइप गैस नहीं है, और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से उनके ऊपर भी काफी असर पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं राघव चड्ढा, विधायक आम आदमी पार्टी के, आलोक वत्स नेता हैं बीजेपी के, साधना भारती प्रवक्ता कांग्रेस। आलोक वत्स, आपने राहुल गांधी को सुना, उन्होंने कहा जीडीपी बढ़ रही है और बड़ी अच्छी बात कही कि जीडीपी बढ़ रही है। क्या है जीडीपी? गैस, डीजल, पेट्रोल। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लगातार गैस के दाम, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ते गए और गैस के दाम इतने ज्यादा बढ़े कि एक
15 दिनों के अंदर में ही 2 बार बढ़ोतरी हो चुकी है और इस साल के शुरू से अब तक देखिए तो कितना 190 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी। कैसे आम आदमी जूझेगा इससे? आपका कथन सही है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, विदेश में पढ़े हुए हैं, और जीडीपी का अर्थ वो गैस, डीजल और इसकी बात करने लगते हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में हिंदुस्तान शामिल हो रहा है। 20.1% जीडीपी ग्रोथ है, ये अब तक कभी नहीं हुआ था। एक मिनट, आलोक वत्स, वो सब जान रहे हैं कि जीडीपी क्या, आप लोग भी काफी सैटायर करते हैं, उन्होंने भी इस बात पे तंज कसा है कि जीडीपी मतलब, क्योंकि लगातार गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आप गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम पे रहिए कि ये दाम बढ़ रहे हैं। अब जो एलपीजी का दाम बढ़ा, रसोई गैस का दाम बढ़ा, ये क्या वो तमाम इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं रसोई गैस को, उनके ऊपर भारी नहीं पड़ता? 15 दिनों के अंदर 2 बार बढ़ोतरी, इसके पीछे क्या वजह क्या है? हुई है, लेकिन देखिए ये प्राइसेस जो फैक्टर इसको डिटरमिन करता है, उसके ऊपर ये चीजें आती है कि आगे पीछे रेट होते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो आंकड़ा आया है कि जून में 26% था इन्फ्लेशन का रेट, वो जुलाई में घट के 5.59 हो गया, और जो कमोडिटीज इस्तेमाल वाली है वो सबके दाम नीचे आ गए। तो ये जब डीजल के दाम बढ़ जाएंगे और गैस के दाम बढ़ जाएंगे तो बाकी कमोडिटी जो है, क्या उनके प्राइस को कंट्रोल करना मुमकिन होगा? साधना भारती, देखिए आदरणीय नगमा जी, मुझे नहीं पता कि भाजपा के जो आदरणीय नेता यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अभी कहा कि राहुल जी विदेश में पढ़े हैं। मुझे नहीं मालूम आप कहां से पढ़े हैं कि आप ये पहचान नहीं पाए कि जीडीपी पर उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से ये बताने का प्रयास किया कि गैस, डीजल और पेट्रोल, इसकी कीमतें बढ़ाकर सरकार ने 23 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। और एक ऐसे समय पर जहां देश इतनी बुरी स्थिति से जूझ रहा है, आप ये कहकर सत्ता में आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार। लेकिन मैं तो कहती हूं, जब से आई मोदी सरकार बंद हुए सब कारोबार, कोरोना का कहर पार, किसान सड़कों पे लाचार, महिलाओं पर दुराचार, पेट्रोल डीजल 100 के पार, और अब एलपीजी की कीमतें जहां साल में 9 बार बढ़ जाती हैं, और जो सिलेंडर कांग्रेस के शासन में 410 रुपए मिलता था, आज 885 रुपए मिल रहा है, और तब भी आप मोदी जी की जय जयकार करने पर तुले हुए हैं। तो मुझे लगता है ये समय एक ऐसा समय है जब जनता और विपक्ष को साथ आकर इस सरकार की जो कहीं ना कहीं मदारी मुखौटा है उसे नोचने की आवश्यकता, और जनता ये पहचान रही है। क्रूड ऑयल के रेट आप देख लीजिए। राघव चड्ढा, ये तर्क के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सब लोग जानते हैं कि फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सरकारें सिर्फ दाम कंट्रोल नहीं कर पाएंगी यहाँ पे। पर जिस तरह से एलपीजी के दाम बढ़े हैं लगातार, जिससे सीधा असर आम आदमी के बजट पे पड़ता है, और वो 8 करोड़ लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और जो उज्ज्वला स्कीम के तहत इसके बेनिफिशियरी हैं, और तब जबकि ये डायरेक्ट बेनिफिट जो होता है ट्रांसफर किया जाता है, सब्सिडी, वो भी बंद कर दिया सरकार ने। कैसे लगता है आपको कि आम आदमी जूझेगा इससे? नगमा जी, एक राजनेता के तौर पे नहीं, एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होते हुए समझाने का प्रयास करूंगा आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे तो ये फैसला अवश्य लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो हम भी अपने देश में बढ़ाएंगे, और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटेंगे तो हम भी घटाएंगे। जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, आज से 7 साल पहले, उस समय कच्चे तेल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $115 प्रति बैरल के आसपास हुआ करते थे। ये घटकर $1 प्रति बैरल पे आ गया, जो कभी नहीं हुआ जी। लेकिन $115 प्रति बैरल की जो गिरावट आई, उसका फायदा एक चवन्नी भर भी लोगों की जेब में नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं दिया। जब दाम घटे कच्चे तेल के तो प्रधानमंत्री जी ने रैलियां करके कही, मैं किस्मत वाला हूं, मैं प्रधानमंत्री बना हूं और आते ही मेरे देखिए दाम कम हो गए। लेकिन एक फूटी कौड़ी की राहत देशवासियों को नहीं दी गई। आपको यह समझना होगा कि जब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घटते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक्साइज ड्यूटी, टैक्स,
लेवीज बढ़ाकर लोगों से पैसा वसूल लेती है। आपकी जेब में एक पैसे की आपको छूट नहीं मिलती। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जी, पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस, एलपीजी गैस, ये एक ऐसे पदार्थ हैं नगमा जी जो कैस्केडिंग इफेक्ट इकोनॉमी पे लाते हैं। आज यदि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ते हैं तो लगभग हर पदार्थ के दाम घरेलू बाजार में बढ़ने लाजमी हैं, क्योंकि पेट्रोल, डीजल एक प्रकार का और गैस एक इनपुट प्रोडक्ट की तरह काम करती है, जिसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में कैस्केडिंग इंपैक्ट कहते हैं। नंबर 3, बजट में जो निर्मला सीतारमण जी ने 2021 वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए प्रेजेंट किया, उस बजट के अंदर उज्ज्वला स्कीम की सब्सिडी को 40,000 से घटाकर 12,000 पे ले आए ये लोग। आज लोगों को उज्ज्वला स्कीम की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सब्सिडी भी नहीं मिल रही है जी। एलपीजी के दाम भी डीरेगुलेट कर दिए और आज सितंबर में पहले महीने 9वें महीने के पहले दिन 25 रुपए एलपीजी घरेलू गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस साल, मात्र इस साल 200 से ज्यादा रुपए की बढ़ोतरी घरेलू गैस में हो चुकी है जी। और लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोगों की जेब पे डाके डाल रही है। जनवरी से अब तक 190 रुपए तो सीधे सीधे, और कुछ शहरों में, कोलकाता, चेन्नई में तो शायद और ज्यादा, 900 के ऊपर गैस सिलेंडर पहुंच गया है। आप जवाब देना चाहेंगे आलोक वत्स के, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आपने शुरुआत में बात कही, वो सब लोग बात करते हैं और जानते हैं और उसमें तर्क भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से ही यहां पे भी चीजें निर्भर होती हैं, पर जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिर रही थी और बेइंतहा गिरी, जो ऐतिहासिक गिरावट थी, तब भी वो बेनिफिट, उसका फायदा क्यों नहीं लोगों की जेब तक पहुंचा? आपने देखा कि देश किस संकट से गुजर रहा था। हमारे पास कोविड सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव तो थोड़ा ठीक था, लेकिन सेकेंड वेव में किस तरीके से हमारे साथ संसाधनों की कमी हो रही थी और उसके लिए धन मुहैया कराना था। नहीं, ये इसके भी पहले की बात है। तेल, कच्चे तेल की गिरावट उसके पहले से शुरू हो चुकी थी, अंतर्राष्ट्रीय क्रूड की जो दाम की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि तब ये तर्क दिया गया था कि चूंकि यूपीए ने इतना बोझ छोड़ा था पहले का, इसलिए हम लोग बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर आपको मैं याद दिला दूं कि इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के रेजिम का जो कोड़ हमारे ऊपर आया, उसको मिटाने में बरसों अभी और लगने वाले हैं। लेकिन आप इस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकती हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए हैं, जिसके दम पर, एक मिनट, आप आलोक जी, आप जो वो तमाम 8 करोड़ लोग हैं जो इसके जो इस्तेमाल करते हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको उज्ज्वला स्कीम के तहत वो लोग आते हैं, उन पर असर, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो एलपीजी पे मिलता था वो भी बंद, तो कैसे, क्या ये किस तरह का, तभी वो सवाल उठा रहे हैं विपक्ष और अब जनता भी पूछेगी कि इस तरह का डीमोनेटाइजेशन एक तरह से जो हो रहा है, लोगों की जेबों से पैसा छिना जा रहा है, उसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, आप इस चीज को देखिए कि जो इन्फ्लेशन है उसका 50% तो इन्फ्लेशन फूड प्राइसेस पे आता है, जिसमें 3.96% की घटोतरी हुई है। नगमा जी, मुझे जून में आलोक जी एक सेकंड, राघव की कोई प्रतिक्रिया ले लें जी, एक वो अर्थशास्त्री भी हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि कच्चे तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दामों में गिरावट देखी गई, वो वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 में देखी गई। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि कोरोना महामारी तो 2020 में आई, तो जो ये 5-5.5 साल में गिरावट देखी गई, उसमें चवन्नी भर भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लोगों को कोई राहत नहीं दी, कोई फायदा नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, तो रसोई गैस के एक सिलेंडर, 14 किलो का जो सिलेंडर आता है, उसका भाव लगभग 450 रुपए था। आज वो 900 रुपए है। 450 से 900, 2 गुना हो गया, डबल हो गया। 1 पैसे की राहत किसी को नहीं मिली, और जिन बेचारे गरीब लोगों को सब्सिडी मिलती थी वो भी बंद हो गई। अब ये बताएं कि क्या ये सरकार गरीब के, आम आदमी के हित में काम करती है या पूंजीपतियों के हित में काम करती है? जो सब्सिडी मिलती थी वो भी बंद है, दाम भी बढ़ रहे हैं, किसका हित है? साधना भारती, देखिए, ये हित तो मुझे लगता है उद्योगपतियों का हित देख रही है ये सरकार। आम आदमी का हित देखते तो कम से कम क्रूड ऑयल जब नीचे गया तब तो कम से कम कीमतें घटा देते।
जिस समय 65 से 70 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम हुआ करते थे, तब ये चिल्ला चिल्ला के आंदोलन करते थे, सड़कों पे छातियां पीटते थे और स्मृति ईरानी जी चूड़ियां भेंट करने की बात करती थी। भाई आज कहां है स्मृति ईरानी जी? आए जरा, चूड़ियों की एक माला बनवाकर मोदी जी को भेंट कर दे। देखिए, कांग्रेस रोटी, कपड़ा और मकान की बात करती है और ये भाजपा केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान करती है, क्योंकि इनका आज की डेट में सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बांटो और भागो। किस तरह से आप जनता के मुद्दों से भटकाने का प्रयास करें। आप देख लीजिए, आप एलपीजी पे बात कर रहे हैं, सीधे जनता पर असर डालता है। ये जनता का मुद्दा है क्योंकि लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है और 15 दिन के अंदर में 2 बार एलपीजी के दाम बढ़े हैं। धन्यवाद आप लोगों का अपनी अपनी बातों को सामने रखने के लिए। 5 की बात में इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक और मुद्दा जिस पर सभी लोगों की चिंता है, स्कूल्स दोबारा खुल रहे हैं, क्या इसमें जल्दबाजी हो रही है, किस तरह की सावधानियां बरती जाएंगी, ब्रेक के बाद। तो दिल्ली सहित कई राज्यों में आज से स्कूल फिर से खुले हैं। जिन राज्यों में स्कूल खुले हैं उनमें दिल्ली में 9वीं और 12वीं क्लास के स्कूल खुले हैं। उत्तर प्रदेश में पहली से 5वीं तक के स्कूल खुले हैं। तमिलनाडु में क्लास 9 और क्लास 12, 9 से लेकर 12 तक। हरियाणा में 4थी और 5वीं क्लास के भी स्कूल खोले गए हैं। मध्य प्रदेश में 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। राजस्थान में 9 से 12, अरुणाचल प्रदेश में भी 9 से 12, मेघालय के शहरी इलाकों में 9 से 12 क्लास के स्कूल खोले गए हैं और त्रिपुरा में क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। तेलंगाना में पहली से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। इसके अलावा कर्नाटक में 23 अगस्त से ही खुले हैं 9वीं से लेकर 12वीं के स्कूल और गुजरात में कल से क्लास 6 से क्लास 8 तक के लिए स्कूल खोले जाएंगे। तो देश भर के कई राज्यों में स्कूल खोले गए हैं और दिल्ली में, दिल्ली के मयूर विहार के स्कूल में छात्र और शिक्षक दोनों स्कूल खुलने से बहुत खुश नजर आए। टीचर्स ने छात्रों के साथ इस खुशी में डांस किया। राजस्थान में आज से स्कूल खुले हैं। 9 से 12 तक के उसके लिए स्कूल खोले गए हैं। कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी खुले हैं। स्कूलों में सिर्फ 50% ही अटेंडेंस होगा। असेंबली, प्रार्थना और खेलकूद की गतिविधियों पर रोक रहेगी। अभिभावक की अनुमति स्कूल आने के लिए जरूरी होगी। शिक्षा विभाग ने पहले ही एसओपी जारी कर दी थी। राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में 30% की कमी का फैसला किया था। राजस्थान में स्कूल खुल चुके हैं। 9वीं क्लास से 12वीं तक क्लासेस को खोलने की इजाजत मिली है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और कुछ प्रोटोकॉल की पालना करते हुए। राजस्थान में काफी लेट खुले हैं स्कूल बाकी राज्यों के मुताबिक, लेकिन कैसा लग रहा है बच्चों को पहले दिन? हम 10वीं कक्षा के कुछ बच्चों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? उमेश शर्मा। उमेश, आप ये बताइए कि इतने दिन आपका स्कूल ऑनलाइन चल रहा था, आज स्कूल आके आपको क्या फर्क लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई हमारी ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाती थी और कुछ समझ में नहीं आ पाता था। अब यहाँ आए तो टीचर्स हमको समझाते थे और हम कुछ पूछ भी सकते हैं उनसे, तो अच्छे समझ में भी आ जाता है। आपके पास घर पे मोबाइल था, स्मार्टफोन था? नहीं मैम। तो फिर कैसे करते थे पढ़ाई? मैम थोड़ा बहुत तो मतलब है, लेकिन वो मिलता नहीं था मोबाइल। तो यहाँ के थोड़ा बहुत पूछ लेते सर से और वैसे कर लेते थे थोड़ा। क्लास 10 की पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपका नाम बताइए, आपको सही लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस करना या स्कूल में आना? स्कूल में आना सही लगता है। स्कूल में सही से पढ़ाई होती है और सवाल पूछ सकते हैं जो नहीं है, समझ में नहीं आता है। तो काफी खुश नजर आ रहे हैं बच्चे। आइए बात करते हैं प्रिंसिपल मैम से। डॉक्टर सुनीता महला, काफी लंबे अरसे के बाद वापस से स्कूल खुला है, तो किस तरह से आप ले रहे हैं? मैंने सुना है रोटेशन में है, 50% अटेंडेंस है, क्या एसओपीज है?
जो भी गवर्नमेंट के एसओपीज दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हम पालना कर रहे हैं। 50% रोटेशन में बुला रहे हैं। बच्चों का एंट्री गेट पर ही मैंने एक टीम लगा रखी है, उसी पे वहीं से उनका टेम्परेचर चेक भी हो रहा है और अपना जो सैनिटाइजर, बाकी ग्राउंड में मैंने पूरे में नल पानी की व्यवस्था करा रखी है, नल है। और आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग से क्लास में रोटेशन में बुला के। क्या आपको लग रहा है कि पेरेंट्स जो है वो उत्सुक हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, अभी भी शंकाएं हैं? नहीं, पेरेंट्स और बच्चे बहुत उत्सुक है। बहुत अच्छा गवर्नमेंट का ये डिसीजन है कि उन्होंने सही वक्त पर इनको खोला है और बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा आगे भी। और योगी सरकार ने एक नया फैसला लिया है। योगी सरकार ने मथुरा में चिकन, मटन और शराब की बिक्री बंद करने का फैसला लिया। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीट कारोबार से जुड़े हुए लोगों को दूध से बने उत्पादों के कारोबार से जुड़ने की सलाह दी। इस फैसले के बाद मथुरा का जायजा लेने पहुंचे हैं अक्षय डोंगरे। इस वक्त हम मथुरा शहर में मौजूद हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जन्माष्टमी के मौके पर यह कहा था कि मथुरा शहर में ना मांस का व्यापार और ना ही शराब का व्यापार करने की किसी प्रकार की लोगों को अनुमति दी जाएगी। हालांकि अभी तक लोगों को कोई लिखित आदेश इस संदर्भ में नहीं दिया गया है, लेकिन लोगों को खास तौर पर इस तरह के रेस्टोरेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मौखिक तौर पे ये कहा गया है कि अपनी दुकानों को जब तक बंद रखा जाए, जब तक कोई आदेश सरकार की तरफ से नहीं आता है। ये ताज होटल है जहाँ पर मीट सर्व किया जाता था पहले, लेकिन इसको बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। पहले जन्माष्टमी तक मीट का व्यापार मथुरा में नहीं होता था, जन्माष्टमी के दिन नहीं होता था, लेकिन अब इसका जो टाइमलाइन है उसको बढ़ा दिया गया है। लोग हमारे साथ कई सारे मौजूद हैं। ताज होटल के मालिक भी इस वक्त यहाँ पर है और भी अन्य लोग हैं जो मांस की कारोबार, मीट की कारोबार में कई सालों से है। जमील भाई, सबसे पहले एक बात बताइएगा, कितने सालों से आप इस व्यापार में? हम लगभग 45 साल से व्यापार में हैं। और क्या समस्या आ रही है? क्या आदेश दिया गया आपको? लिखित तौर पे क्या दिया गया? अभी तक कोई समस्या नहीं थी, सब प्रेम भाव से सब काम चल रहे थे, लेकिन इस जन्माष्टमी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ये आदेश कर गए कि मथुरा से मांस और शराब का कारोबार बंद रहेगा। और डीओ साहब जो यहाँ के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने हमें मौखिक आदेश दिए हैं कि जब तक कोई आपको आदेश ना आ जाए, जब तक आप दुकान बंद रखिएगा। कितने लोग आपके पास काम करते हैं तकरीबन? दोनों शोबों पे कम से कम 10-15 लोग काम करते हैं, 10 से 12-15। तो अभी उनके लिए क्या समस्या है? क्या उनके जब काम बंद है तो उनके लिए लेबर नहीं है, तनख्वाह नहीं है, खाने से परेशान है। रोज लेबर के फ़ोन आ रहे हैं कि हम काम पे कब आ रहे हैं, कब कैसे लगाया जाए, खाने से परेशान है, कहाँ तक किसी की किया गया है, बहुत परेशान है। क्या बोला गया, क्या कहकर आपके होटल्स को बंद करवाया गया है? और पहले भी क्या ऐसा ही होता था या फिर इस बार कुछ अलग हो रहा है? इस बार कुछ अलग हो रहा है। पहले जन्माष्टमी पे जो हमने अपने बचपन में देखा है वो तो मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसे बढ़ा के 5 दिन की 8 दिन की कर दिए। ऐसा कोई रूल नहीं था भाई, जन्माष्टमी खत्म हुई, श्रद्धालु अपने जो भी आते थे वापस चले जाते, दूसरे दिन होटल खुल जाते थे, ओपन हो जाते थे। तो मुख्यमंत्री ने जो कहा था पूरे मथुरा में मीट की दुकानें, मीट ना सर्व किया जाएगा, ना प्रोड्यूस किया जाएगा, और दुकानें बंद रहेंगी, शराब की दुकानें बंद रहेंगी, तो उस तौर पे इसके संदर्भ में कोई लिखित नोटिस आप लोगों को दिया गया? लिखित हमारे पास कुछ नहीं है, केवल हमने एक रूमर सुनी है। अब उस रूमर के भाव पे हम लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है। हम लोग माइंडली डिस्टर्ब हो चुके हैं कि हम लोग क्या करें, क्योंकि आजकल हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अगर हम लोग कहीं कुछ काम करते हैं तो सबसे बड़ा हमें अपनी सुरक्षा का डर लगता है कि हम लोग कहीं जाए, कोई हमारे साथ लिंचिंग जैसी घटना ना हो जाए। और लिंचिंग भारत में एक आम हो चुकी है। रोजगार के ऊपर किस तरह से संकट आपको लग रहा है लोगों के? माननीय आदित्यनाथ योगी जी कह गए कि लोग जो मीट का कारोबार करते हैं उनके लिए दूध का कारोबार हम कराएंगे, लेकिन मथुरा में पहले से ही जो दूध का कारोबार कर रहे हैं और जिन लोगों ने दूध का कारोबार नहीं किया है, जो शुरू से ही मीट का कारोबार में लगे हुए हैं, वो कैसे दूध का कारोबार करेंगे? उनके लिए क्या सहायता होगी? तो ये मन मुताबिक जिस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं या फिर जिस तरह के आदेश लोगों को दिए जा रहे हैं, उससे खासा नाराज़गी मथुरा में लोगों की है, और ख़ास तौर पे उन लोगों की जो मीट के कारोबार में कई दशकों से थे। जिस प्रकार से जमील भाई कह रहे हैं कि 45 साल से मांस का कारोबार, मीट का कारोबार कर रहे थे, होटल चला रहे थे, अब एकदम से उन्हें ये कह दिया जा रहा है कि कारोबार बदल ले। तो ऐसे में ना ही कोई दूसरा ऑल्टरनेट इन लोगों को दिया जा रहा है, ना ही कोई किसी प्रकार का सहूलियत सरकार की तरफ से अभी तक दी गई है। बस ये कह दिया गया है कि दुकानें अपनी इन्हें बंद रखनी पड़ेगी। ऐसे में न सिर्फ इनकी
व्यवसाय पर, बल्कि जितने लोग इनके व्यवसाय पर निर्भर करते हैं उनकी जीवन पर भी अब व्यवसाय का खतरा मंडरा रहा है। कैमरा पर्सन देवीर थॉमस और सहयोगी सौरभ गौतम के साथ में अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया। दिल्ली में कल और आज रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। कल और आज जैसी बारिश तो मॉनसून के दौरान भी नहीं हुई। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर महीने में 19 साल के बाद ऐसी बारिश देखने को मिली है। कई इलाकों में तेज बारिश से सड़कों पर पानी भरा, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। कई जगह पे ट्रैफिक जैम है। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कल और परसों भी बारिश की संभावना है और इसकी वजह से दिल्ली का तापमान भी घटा है। ये दिल्ली में ही अलग अलग जगहों की आप तस्वीरें देख रहे हैं। कहीं ट्रैफिक जैम है, कहीं पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बहुत सारे जगहों पर पेड़ गिरे हैं। तो बारिश से दिल्ली के अलग अलग इलाके बेहाल हैं। कई जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे।